बहुत समय पहले की बात है। विशाल पर्वतों और घने जंगलों से घिरा एक समृद्ध राज्य था अमर्त्यगढ़। ये राज्य अपनी समृद्धि, वीरता और न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा चंद्रकेतु एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदा तत्पर रहते थे। उनके पुत्र राजकुमार अरिंधय बचपन से ही अपार तेजस्विता और बुद्धिमानी के लिए विख्यात था। अरिंधय न केवल अपने पिता की तरह एक वीर योद्धा था, बल्कि उसमें अद्भुत दयालुता भी थी। वह राजमहल में बैठकर शासन करने की बजाय प्रजा के बीच जाना अधिक पसंद करता था। वह गरीबों की सहायता करता, किसानों की समस्याएं सुनता और अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए नित्य नए युद्ध कौशल सीखता। राजकुमार अरिंधय को युद्धकला में निपुण बनाने के लिए विशेष गुरु नियुक्त किए गए थे। उसने न केवल तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी में महारत हासिल की, बल्कि वह राजनीति और कूटनीति में भी चतुर था। उसकी वीरता का पहला परिचय तब मिला जब वह केवल 15 वर्ष का था। एक दिन राज्य के सीमावर्ती गांव पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। जब ये समाचार राजमहल पहुंचा, तो राजा चंद्रकेतु अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी राजकुमार अरिंधय अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ वहां जा पहुंचा। उसने निडरता से युद्ध किया और डाकुओं को खदेड़ दिया। इस विजय के बाद पूरा राज्य उसकी वीरता का गुणगान करने लगा। अरिंधय की एक और विशेषता थी उसका असीम धैर्य और न्यायप्रियता। वह कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं देता था और हमेशा सत्य का साथ देता था। उसकी लोकप्रियता इतनी थी कि जब भी वह अपने रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकलता, तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और किसान सब उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते। वे उसे आशीर्वाद देते और कहते, हमारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमें एक ऐसा राजकुमार मिला है जो सच्चा रक्षक है। राजा चंद्रकेतु अब वृद्ध हो रहे थे और वे चाहते थे कि उनका पुत्र जल्द ही राज्य का उत्तराधिकारी बने। लेकिन अरिंधय के लिए केवल सिंहासन पर बैठना ही पर्याप्त नहीं था। वह चाहता था कि जब वह राजा बने तब उसकी प्रजा उसे सिर्फ एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक संरक्षक, एक मित्र के रूप में देखे। इसलिए वह साधारण वेशभूषा में कई बार नगर के विभिन्न हिस्सों में जाता और लोगों की समस्याएं सुनता। एक दिन उसने देखा कि कुछ सैनिक किसानों से जबरन कर वसूल रहे थे। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन सैनिकों को दंडित किया। इसके बाद उसने ये घोषणा की कि राज्य का हर नागरिक सम्मान के योग्य है। यदि कोई भी कमजोर पर अत्याचार करेगा तो उसे स्वयं मुझसे सामना करना होगा। इस घटना के बाद लोग उसे और भी अधिक प्रेम करने लगे। राजा चंद्रकेतु ने गर्व से कहा, मेरा पुत्र न केवल एक महान योद्धा है, बल्कि एक सच्चा राजा भी है। एक रात जब राजकुमार महल की छत पर टहल रहा था, तो उसने आकाश में एक विचित्र नीलवर्णी प्रकाश देखा। यह प्रकाश धीरे धीरे झरने की ओर जा रहा था। अरिंधय को यह दृश्य अत्यंत रहस्यमय लगा, मानो यह कोई संकेत हो। उसने अगले दिन ये जानने का निश्चय किया कि यह प्रकाश कहाँ से आया था। उसे नहीं पता था कि यह खोज उसका जीवन बदलने वाली थी। राजकुमार अरिंधय की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जिस नीली रोशनी को उसने रात में देखा था, वह निश्चित ही साधारण घटना नहीं थी। अगले दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा में चल पड़ा। घना जंगल, ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की चहचहाहट और बहते झरने की मधुर ध्वनि। ये स्थान अत्यंत रहस्यमय और सुंदर था। जैसे ही राजकुमार झरने के पास पहुंचा, उसकी आंखें ठहर गईं। झरने के निर्मल जल में एक स्त्री स्नान कर रही थी। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमक रही थी, उसकी लहराती काली अलकों से जल की बूंदें टपक रही थीं, और उसकी आंखें किसी गहरी झील जैसी नीली थीं। राजकुमार ने पहले कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह स्त्री एकाएक पानी में विलीन हो गई, मानो वह कोई मृगतृष्णा थी। राजकुमार की उत्सुकता अब और भी बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्यमयी स्त्री से अवश्य मिलेगा। अगले दिन वह फिर उसी झरने के पास गया और छिपकर देखने लगा। कुछ देर बाद वही स्त्री झरने के समीप आई। वह शांत थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हे राजकुमार, उसने मधुर स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरिंधय ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तुम कौन हो और कल अचानक कहाँ चली गई थी? वह स्त्री थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ राजकुमार। मैं वासुकी, नागलोक की राजकुमारी हूँ। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने सुना था कि नागलोक एक गुप्त और अद्भुत स्थान है, जहाँ केवल नागवंश के लोग ही रह सकते हैं। तो क्या तुम एक नागन्या हो? राजकुमार ने पूछा। हाँ, वासुकी ने उत्तर दिया, हम नागलोक के निवासी हैं, लेकिन हम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकते। यदि हमारे लोक के लोग जान गए कि मैं यहाँ आई हूँ, तो वे क्रोधित होंगे। राजकुमार अरिंधय और वासुकी की भेंट अब बार बार होने लगी।
राजकुमार हर दिन झरने के पास जाता और वासुकी भी उससे मिलने आने लगी। वे दोनों एक दूसरे से बातें करते, हंसते और एक दूसरे की दुनिया के बारे में जानते। राजकुमार को वासुकी की सादगी, उसकी मधुर वाणी और उसकी रहस्यमयी सुंदरता ने मोह लिया था। वासुकी को भी अरिंध्य का साहस, उसकी दयालुता और उसकी सच्चाई भाने लगी थी। धीरे धीरे उनके बीच एक अदृश्य डोर बंधने लगी। ये प्रेम था दो अलग अलग संसारों के लोगों का प्रेम। एक दिन जब दोनों झरने के पास बैठे बातें कर रहे थे, वासुकी का चेहरा गंभीर हो गया। अरिंध्य, उसने कहा, ये प्रेम सरल नहीं है। मैं नागन्या हूं और तुम एक मनुष्य। हमारा साथ असंभव है। नागलोक के नियम बहुत कठोर हैं। यदि मेरे पिता नागराज वासुकीनाथ को हमारे बारे में पता चला तो वे हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे। लेकिन अरिंध्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधता वासुकी। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं और मैं इस प्रेम के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार हूं। वासुकी की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह प्रेम आसान नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भी अरिंध्य के लिए वही भावनाएं जाग चुकी थीं। वासुकी और अरिंध्य ने एक दूसरे से सच्चे प्रेम की कसम खाए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रेम कितनी बड़ी परीक्षा लेने वाला था। उसी रात नागलोक में हलचल मच गई। नागों को आभास हो गया था कि कोई नागन्या बार बार मनुष्यों की दुनिया में जा रही है। ये नागलोक के नियमों के विरुद्ध था। नागराज वासुकीनाथ को जब इसका पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने विशेष दूतों को भेजकर यह पता लगाने का आदेश दिया कि उनकी पुत्री किससे मिलने जा रही है। नागलोक एक रहस्यमयी और भव्य स्थान जहां गगनचुंबी नीले पर्वत थे और चारों ओर दूधिया झीलें बहती थीं। इस अद्भुत लोक के केंद्र में एक विशाल स्वर्णिम महल था जहां नागराज वासुकीनाथ का दरबार सजा था। उस दिन दरबार में असाधारण हलचल थी। नागसेनाओं ने झुककर अपने राजा को सूचना दी, राजकुमारी वासुकी मनुष्यों की दुनिया में जा रही हैं और एक राजकुमार से मिल रही हैं। ये सुनते ही नागराज वासुकीनाथ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक उठीं। उनका सिंहासन हिल उठा और पूरे नागलोक में गर्जना गूंज उठी। यह अस्वीकार्य है, उन्होंने गरजते हुए कहा। नागवंश के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मनुष्य हमारे शत्रु रहे हैं और एक नागन्या का उनसे प्रेम करना ये नागलोक के लिए अपमान की बात है। उन्होंने अपने योद्धाओं को आज्ञा दी, पता लगाओ कि वह राजकुमार कौन है और उसे सबक सिखाओ। उधर राजकुमार अरिंध्य और वासुकी झरने के पास मिले। अरिंध्य को वासुकी के चेहरे पर चिंता के भाव दिखे। क्या हुआ वासुकी? राजकुमार ने पूछा। वासुकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि नागलोक को हमारे बारे में पता चल गया है। यदि मेरे पिता क्रोधित हुए तो वे तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अरिंध्य ने वासुकी का हाथ थामकर कहा, मैं किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। अगर नागराज को मेरा प्रेम स्वीकार नहीं तो मैं अपने राज्य को उनकी रक्षा में खड़ा कर दूंगा। वासुकी ने उसे रोकने की कोशिश की, तुम नहीं समझते अरिंध्य। नागलोक की शक्ति असीमित है। वे युद्ध छेड़ सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और तुम्हारे राज्य को कोई कष्ट हो। लेकिन राजकुमार ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अगर प्रेम के लिए युद्ध भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अमर्त्यगढ़ की शांत रात। राजमहल के प्रहरी चौकसी कर रहे थे जब अचानक एक तेज आंधी चली। आकाश काले बादलों से भर गया और बिजली कड़कने लगी। फिर अचानक आकाश से विशाल नाग योद्धा उतरने लगे। उनके शरीर पर सुनहरी और नीली आभा थी, उनकी आंखें जलती मशालों जैसी थीं। उनके पास चमकती हुई त्रिशूल और भयंकर हथियार थे। वे हवा में तैरते हुए महल की ओर बढ़ रहे थे। अमर्त्यगढ़ के सैनिकों ने जब ये दृश्य देखा तो वे चौंक उठे। महल में शंखनाद गूंज उठा और पूरे राज्य में आपातकाल घोषित कर दिया गया। राजकुमार अरिंध्य तुरंत अपनी सेना के साथ महल की छत पर पहुंचा। उसने अपनी तलवार निकाली जो चांदनी में चमक रही थी। उसके सैनिक भी तैयार खड़े थे। नागसेनाओं का नेतृत्व खुद नागसेनापति तक्षक कर रहा था। उसने गरजते हुए कहा, राजकुमार अरिंध्य, नागलोक का आदेश है कि तुम हमारे लोक की राजकुमारी से दूर रहो। यदि तुमने आदेश नहीं माना तो इस राज्य को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अरिंध्य पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, प्रेम किसी का बंधन नहीं मानता। यदि युद्ध ही एकमात्र उत्तर है तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। इतना कहते ही युद्ध प्रारंभ हो गया। नागयोद्धा अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कुछ नाग विषैला धुआं छोड़ रहे थे, कुछ अदृश्य होकर आक्रमण कर रहे थे। राजकुमार भी किसी से कम नहीं था। उसने अपनी तलवार से बिजली जैसी तेज गति से वार किए। उसके सैनिक वीरतापूर्वक लड़ रहे थे। तीरों की बौछार और तलवारों की टकराहट से पूरा आकाश गूंज रहा था।
वासुकी भी युद्ध को देख रही थी और उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वह ये नहीं चाहती थी कि उसका प्रेम किसी के विनाश का कारण बने। आखिरकार उसने निर्णय लिया। वह बिजली की गति से महल की छत पर पहुंची और चिल्लाई, बस ये युद्ध अब समाप्त होगा। सबकी आंखें वासुकी की ओर मुड़ गईं। मैं नागलोक की राजकुमारी हूं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मैं अपने पिता से स्वयं जाकर बात करूंगी। यदि युद्ध को रोकने के लिए मुझे बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूं। राजकुमार ने चौंक कर कहा, नहीं वासुकी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन वासुकी ने उसे शांत करते हुए कहा, अरिंधय, यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो नियति हमें फिर अवश्य मिलाएगी। मुझे जाने दो। ये कहकर वासुकी ने मंत्र उच्चारित किया और एक तेज प्रकाश के साथ वह अदृश्य हो गई। वासुकी सीधे नागलोक पहुंची और अपने पिता के सामने खड़ी हो गई। पिता, यदि प्रेम करना अपराध है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन कृपया निर्दोष अमर्त्यगण को नष्ट मत कीजिए, वासुकी ने याचना की। नागराज वासुकीनाथ ने गंभीरता से उसे देखा। वे अपनी पुत्री को प्रेम करते थे लेकिन नागलोक के नियमों को भी तोड़ नहीं सकते थे। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने घोषणा की, वासुकी को नागलोक में बंदी बना दिया जाएगा और राजकुमार अरिंधय को ये श्राप दिया जाएगा कि वह उसे भूल जाए। वासुकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने प्रेमी को खोने का दुख था, लेकिन वह अपने राज्य और उसके लोगों की रक्षा के लिए यह बलिदान देने को तैयार थी। अमर्त्यगढ़ में युद्ध समाप्त हो गया। नागसेनाएं लौट गईं, लेकिन राजकुमार अरिंधय को एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? उसने धीरे से कहा। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ना झरना, ना वासुकी, ना उसका प्रेम। नागलोक का श्राप अपना प्रभाव दिखा चुका था, लेकिन क्या ये वास्तव में अंत था, या नियति के पास प्रेम के पुनर्मिलन के लिए कोई और योजना थी? राजकुमार अरिंधय, जो हमेशा अपने राज्य का निडर और उज्ज्वल नायक माना जाता था, अब एक अजीब सी उदासी में डूबा रहने लगा। वह महल की बालकनी से दूर क्षितिज को निहारता, जैसे कुछ खोज रहा हो, कुछ ऐसा जो उसकी स्मृति से मिट गया था। उसके दरबारी और सेनापति भी चिंतित थे। राजा और रानी ने कई विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई यह समझ नहीं पाया कि राजकुमार के मन में यह अजीब सा खालीपन क्यों था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, राजकुमार अक्सर कहता, पर मुझे याद नहीं आता कि वह क्या था। उधर नागलोक में वासुकी को एक विशाल रहस्यमयी गुफा में बंदी बना दिया गया। चारों ओर चमकते हुए नीलमणि लगे थे और गुफा के द्वार पर नागलोक के सबसे शक्तिशाली रक्षक तैनात थे। वह हर दिन राजकुमार के बारे में सोचती, लेकिन नागलोक का श्राप ऐसा था कि वह चाहकर भी उसे वापस बुलाने का कोई उपाय नहीं खोज पा रही थी। क्या नियति ने हमें सदा के लिए अलग कर दिया? वासुकी की आंखों में आंसू छलक आए। राजमहल में एक दिन एक वृद्ध तपस्वी ऋषि वचस्पति का आगमन हुआ। वह एक सिद्ध योगी थे जो भविष्य देख सकते थे और रहस्यों को समझ सकते थे। राजा ने उन्हें राजकुमार के अजीब व्यवहार के बारे में बताया। ऋषि वचस्पति ने राजकुमार की आंखों में गहराई से देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजकुमार का हृदय प्रेम के श्राप से ग्रसित है। उन्हें अपने अतीत की स्मृतियां लौटानी होंगी, अन्यथा वे जीवन भर अधूरे रहेंगे। परंतु ये कैसे संभव होगा? राजा ने चिंता से पूछा। ऋषि मुस्कुराए, नागलोक में एक दिव्य मणि है जिसे नागमणि कहा जाता है। यदि वह राजकुमार के सिर पर रखी जाए तो उनकी स्मृतियां लौट सकती हैं, लेकिन इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। राजकुमार, जिसे ये सुनकर एक अजीब सी अनुभूति हुई, तुरंत खड़ा हो गया। यदि यह सत्य है तो मैं स्वयं नागलोक जाऊंगा और अपनी स्मृतियां वापस लाऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा। राजा और दरबारी चौंक उठे। नागलोक में प्रवेश करना आसान नहीं है पुत्र, राजा ने चेताया। लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, राजकुमार ने जवाब दिया। मुझे ये जानना होगा कि मैंने क्या खोया है। राजकुमार ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। वह जंगलों और गुफाओं को पार करता हुआ नागलोक के द्वार तक पहुंचा। नागलोक का प्रवेश द्वार एक विशाल गुफा थी जिसकी रक्षा दो शक्तिशाली नाग कर रहे थे। मनुष्यों को यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है, नागरक्षकों ने गरजते हुए कहा। लेकिन राजकुमार ने बिना डरे तलवार खींच ली और दोनों से युद्ध किया। नागरक्षक अपनी जादुई शक्तियों से आक्रमण कर रहे थे, लेकिन राजकुमार की वीरता के आगे टिक नहीं पाए। अंततः राजकुमार गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर राजकुमार ने एक विशाल कक्ष देखा जहां वासुकी बैठी थी। वासुकी ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रेम छलक आया। अरिंधय, उसने भावुक होकर कहा, लेकिन राजकुमार के चेहरे पर उलझन थी। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। वासुकी का हृदय टूट गया। नागलोक का श्राप अब भी प्रभावी था।
वासुकी ने तुरंत नागमणि को उठाया और उसे राजकुमार के सिर पर रखा। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और राजकुमार की आंखें चमक उठीं। उसकी विस्मृत स्मृतियां एक एक करके लौटने लगीं। झरने के पास पहली मुलाकात, प्रेम के पल, युद्ध, वासुकी का बलिदान। वह चौंककर खड़ा हो गया। वासुकी, मुझे सब याद आ गया। वासुकी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजकुमार और वासुकी नागराज वासुकीनाथ के पास गए। पिता, हमारा प्रेम सच्चा है, कृपया हमें स्वीकार करें, वासुकी ने प्रार्थना की। नागराज ने गहरी सांस ली। तुम दोनों ने जो कष्ट सहे उससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा प्रेम अटूट है, उन्होंने गंभीरता से कहा। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राजकुमार और वासुकी ने एक भव्य समारोह में विवाह किया। नागलोक और अमर्त्यगढ़ के लोग इस मिलन का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए। वासुकी अब अमर्त्यगढ़ की महारानी बनी, लेकिन उन्होंने नागलोक के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभाईं। राजकुमार और वासुकी का प्रेम इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने दोनों लोगों के बीच शांति स्थापित की और उनका प्रेम ये सिद्ध करने में सफल रहा कि सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है, यहाँ तक कि भाग्य को भी बदल सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी को देखने के लिए कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक एवं AVR स्टोरीज 108 को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।